विनय राय जी को स्क्रीन पे लाया जाए। विनय जी, आप मुझे बताइए कि इस बार उपचुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? क्या संविधान आरक्षण वाला मुद्दा अब थोड़ा कम प्रभावी हुआ है और पीडीए वाला अखिलेश यादव चलाने की कोशिश कर रहे हैं? और चुनाव के बाद से योगी जी एक नारा लाए हैं, बटोगे तो कटोगे। बस ये चलेगा? ये नहीं, आरक्षण का मुद्दा इस बार चुनाव में नहीं रहेगा उपचुनाव के। हाँ, जबकि एक लाइन सेट किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कि बटोगे तो कटोगे, ये लाइन तो जमीन पर उतर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से मुफीद भी है। खासतौर से अगर हम लोग जब से सक्रिय पॉलिटिक्स को देख रहे हैं 89 से, चाहे वो रथ यात्रा लेकर अडवाणी निकले तब से ये चीज़ें रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान समय में कानून व्यवस्था डेवलपमेंट को 7 साल की सरकार इस पर मुद्दे को बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह का लोकसभा का परिणाम आया है, सबको पता है कि विकास धरा का धरा रह जाता है जाति समीकरण जब हावी होते हैं। तो इसलिए जाति को कैसे एकजुट किया जाए, तो एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि हिंदुओं को जो जाति में बटे हैं, कहीं यादव चले जा रहे हैं, कहीं कुर्मी चले जा रहे हैं, कहीं निषाद, कहीं राजभर, तो उनको कम से कम धर्म के नाम पर एकजुट कर लिया जाए। लेकिन इतना मान के चलिए कि परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी के हक में आए तब तो ठीक है, वरना उत्तर प्रदेश में 10-12 दिन हम लोग को इस बात पे चर्चा करनी पड़ेगी कि जो खराब जनादेश आया किस लिए आया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी की लिस्ट को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि उसमें पिछड़ा, दलित और मुस्लिम कम्युनिटी, इनके लोगों को ज़्यादातर टिकट इन्हीं के हैं। बीजेपी की तो सूची आई नहीं। तो समाजवादी पार्टी उसी कोर वोट पर फोकस कर रही है जिसके दम पर वो 37 जीत कराए हैं, या वो कोई प्रयोग करेंगे? नहीं, देखिए, प्रयोग है। सबको लग रहा था कि विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हो सकता है कि शिवपाल सिंह यादव बन जाए, लेकिन उन्होंने सीधे माता प्रसाद पांडे जी को बना दिया, क्योंकि उनको पता है कि यादव मुस्लिम तो एकजुट है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने जाएगा जिस कम्युनिटी का होगा, हो सकता है अपने कम्युनिटी का कुछ वोट वो सही है, लेकिन साथ साथ और एडिशनल वोट हम क्या ले आ पाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि हम किस तरीके से सपा के या कांग्रेस को वोट बैंक में सेंध लगाएं। सेम स्ट्रेटजी एक तरह से हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन का भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में शिकस्त देना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो उपचुनाव में हरा ले गए, खासतौर से क्योंकि 50-50 का मामला है, अभी तो 9 सीट पे ही चुनाव हो रहा है, लेकिन अगर पूरा देखा जाए तो 50-50 है। अगर वो 50 मेंटेन कर गए तब भी इंडिया की जीत है, और अगर कहीं 1-2 ज्यादा जीत गए तो उनके लिए कहने को हो जाएगा कि तानाशाही सरकार के खिलाफ और लाख जो होता है दबंगई करके लड़े, उसके बाद भी हम विपक्ष अपना पैर जमाने में उत्तर प्रदेश में कामयाब रहा। हमारी सरकार आने जा रही है, और साथ ही जो उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के अंदर आजकल इंटरनल फाइट चल रही है, उसमें एक नई चर्चा शुरू हो जाएगी कि आखिरकार परिणाम इतने खराब क्यों आए। अच्छा, 2-3 कम्युनिटी हैं, उनका वोटिंग पैटर्न लोकसभा वाला रहेगा या परिवर्तन आएगा? पहला कुर्मी, दूसरा निषाद राजभर, चौथा कुशवाहा मतलब मौर्य। देखिए, मौर्य का तो कमोबेश वही स्थिति है आज की तारीख में जो रहा है या नहीं, जैसे था वैसे ही रहेगा। अभी कोई उसमें बदलाव नहीं आया, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको क्या मिला। क्योंकि पहले क्या होता था कि कुशवाहों को बीजेपी मना नहीं पाई। नहीं मन पाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कुशवाहों की बात करें, बाबू सिंह कुशवाहा बड़ा चेहरा हुआ करते थे मायावती जी के समय से लेकर अब तक। तो इनके यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी को तो कहाँ मानते, उनको ताकत दी गई है। उनके पास तो ऐसा विभाग है कि समझ में नहीं आता कौन सा विभाग है, बैठाए रहते हैं। फिर वो स्टूल की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि एक डिप्टी सीएम का, बाबू सिंह से तो ज्यादा ही ताकतवर प्रदेश अध्यक्ष रहे। पिछली बार पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, इस बार ग्राम विकास मंत्रालय है। उनसे ज्यादा विभाग तो राजभर जी के पास। जमीनी सच्चाई की बात की जाए तो हर जो मतदाता है वो एक तरीके से अपने आप में नेता है। आज की तारीख में कोई वोटर नहीं है, हर आदमी नेता है। कुर्मियों का क्या वोटिंग पैटर्न रहेगा? वो जो छिटके थे अभी छिटके रहेंगे या लौटेंगे? देखिए, हमको तो बनारस के परिणाम से बड़ा हैरानी हुई थी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जी मंत्री थी, खुद प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र था। अगर वहां पर भी स्थितियां बिगड़ गई तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है कि आखिरकार कोर वोटर जो एक समय में कुर्मी बिरादरी का भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करता था, क्यों किनारे हुआ, या क्यों उस उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ। अच्छा, एक थर्ड प्लेयर है जिसके बारे में इस डिबेट में चर्चा नहीं हो पाई है, वो है बीएसपी। वो भी पूरी फुल फ्लेज चुनाव लड़ रहे हैं और उनके टिकट भी ऑलमोस्ट अनाउंस है, जिसमें मुस्लिम बिरादरी को अधिक टिकट वो दे रहे हैं। आपको लगता है कि बीएसपी कोई अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा, या फिर 8-9%, 7% वोट जो उनको ट्रेडिशनली मिलता है उतने तक सीमित रहेंगे? हमको लगता है कि जो दलित मतदाता कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता था, उनके सिंबल पर लड़ने से उसी का नुकसान होने वाला है। क्योंकि माइनॉरिटी को लड़ा देने से बसपा के साथ माइनॉरिटी वोट चला जाएगा, मुझे इस पर संदेह है। क्योंकि बसपा का हमेशा एक स्टैंड रहा है कि उपचुनाव नहीं लड़ती थी। अब इस बार वो सभी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, क्योंकि कोई उनका एलाई पार्टनर भी नहीं है। तो सवाल ये है कि वर्करों ने मन बना लिया, मतदाताओं ने भी मन बना लिया है। अब उसमें कौन सा दल किस तरीके से अपने वोटर को लेकर ज्यादा पोलिंग करा ले जाता है, सब उपचुनाव इस पर निर्भर करता है। और ये उपचुनाव अपने आप उपचुनाव नहीं है, इसको पूर्ण चुनाव मान के चलिए,
क्योंकि सभी पर पार्टियां ऐसा क्या है कि बसपा पर सब कोई ठप्पा मार के निकल जाता है कि ये तो देखो किसी को जिताने के लिए किसी को हराने। एक बड़ी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है भाई, यहाँ सत्ता में रहे हैं 2012 तक, क्या उनको चुनाव लड़ने का हक नहीं? नहीं, एकदम लड़ने का हक है, लेकिन जब आप टिकट दे के बदलते हैं, जैसे पिछली बार भी देखा गया, विधानसभा का चुनाव हुआ या वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, जब समय समय पर आप कैंडिडेट बदलते हैं, लगता है किसके लिए बदले, किस कम्युनिटी का वोट पहले कट रहा था, अब किसके लिए कट रहा, तो विपक्ष का काम है उसको चिपका देना। तो पिछली बार सपा ने चिपका दिया और कांग्रेस ने मिल करके तो चिपका है अभी, तो चिपका हुआ, अभी भी चिपका हुआ है। कि जैसे अब आम आदमी पार्टी जाकर हरियाणा में क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, कांग्रेस का खेल खराब कर दिया। अच्छा, इन लोग की कोई भूमिका होगी, मतलब जैसे ये हो गए या निषाद पार्टी, राजभर, इन लोग की कोई भूमिका रहेगी या फिर मुकाबला एकदम आमने सामने? आमने सामने ही है। कोई उपचुनाव का मतलब सरकार और सरकार के विरुद्ध, दो ही फार्मूला होता है इसमें। इनका कोई खास इंपैक्ट नहीं, कोई मतलब नहीं है। देंगे इसलिए कि कम से कम एक मैसेज चला जाए कि अभी हम आपको इज्जत दे रहे हैं, वरना तो ओथ वाले दे रहे हैं ले लो। हाँ, दे रहे हैं ले लो, नहीं तो ओथ वाले दिन भी जैसे बोला था, इनके जयंत साथ चौधरी हुआ- देर से पहुंचे थे, क्या कारण था? हुआ कि जो दे रहे हैं ले लो। नहीं, इन्होंने तो पहले ही कह दिया कि हमने सब छोड़ दिया है, क्योंकि इन्होंने हरियाणा तो में पहली लाइन में नारा बोल दिए थे। ठीक है, लेकिन कौन सवाल सा ये है नारा था वो? दिल्ली के कुछ था, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग था नारा। दिल्ली में प्रवेश की खातिर, प्रवेश मतलब एंट्री और राहुल और अखिलेश की खातिर। क्या और बात। संविधान बचा, सोच रहे हैं कि ये इतना जब बोल रहे हैं, हम कौन सा नारा? और संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। सम्मिलित देखिए, इन्होंने एक लंबी बात हमारा कही। इनका सम्मिलित बोल नारा। बहुत स्पष्ट है, पहली लाइन है दिल्ली में प्रवेश की खातिर। मतलब कांग्रेस ये मानती है कि स्टेट से ज्यादा उसके लिए देश इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री का पद इंपॉर्टेंट है। सर, जब छीनी लोगे प्लाट यहाँ पे, तो फिर दिल्ली पहुंचो कैसे? इनकी कृपा पे पहुंचो यार। वो सपा कह सकती है कि हमारे चलते आपको 6 आए, ये कह सकते हैं कि हमारे चलते आपके 37 आए। अभी दूसरे एक दूसरे को समझना है, जो जिसको जितना समझा ले। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं और